जय जिनेंद्र। आज हम एनसीईआरटी 12th माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी की गई नई प्रश्न बैंक की यूनिट 9 बुनियादी ढांचा और पर्यावरण में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, यानी ये संपूर्ण हल है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि जल से उत्पन्न शक्ति को क्या कहते हैं। जल से उत्पन्न शक्ति को हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। हाइड्रो मीन्स इसको आप इस क्लू से याद करिए कि पानी जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बनता है, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर ऐसे याद कर लीजिए। फिर है अवसंरचना से संबंध में, अवसंरचना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। सभी आधारभूत सुविधाओं का माल के उत्पादन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। तो अवसंरचना यानी मान लीजिए सड़क है, पुल हैं, ये जो हैं आधारभूत सुविधाएं कहलाती हैं और इसका उत्पादन पर सीधा नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। यदि ये होती हैं तो यहाँ से कच्चा माल आता है, निर्मित माल वापस आता है, तो इनका उत्पादन पर सीधा नहीं बल्कि कैसा प्रभाव पड़ता, अप्रत्यक्ष। इसमें सीधा बोला है, इसलिए यह कथन क्या है, सही नहीं है। फिर है पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, सतत विकास डैश द्वारा प्राप्त होता है। सतत विकास में ज़रूरी है कि प्रदूषण नियंत्रित हो, जनसंख्या वृद्धि भी नियंत्रित हो और नवीनीकरण साधनों के उपयोग को प्रतिबंधित किया जाए। नवीकरण साधन जो हैं जिनका कि पुनः नवीकरण किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। फिर है वायुमंडल में निम्न में से किस परत में ओजोन ढाल पाई जाती है। तो जो ओजोन परत है वो समताप मंडल में पाई जाती है, जहाँ बराबर तापमान होता है। मतलब ये ट्रिक है, लॉजिकल नहीं है, वहाँ पर ओजोन परत पाई जाती है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB की स्थापना 1974 में हुई है। तो आप इसको किसी के बर्थडे आदि से एसोसिएट करके याद कर सकते हैं। समताप मंडल क्लोरीन और ब्रोमीन यौगिकों की उत्पत्ति डैश है, तो इसमें आएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जो क्लोरीन और ब्रोमीन यौगिक होते हैं उसकी उत्पत्ति से क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो बनता है। थर्मल पावर प्लांट बड़ी मात्रा में डैश का उत्सर्जन करते हैं, जो एक ग्रीन हाउस है। तो थर्मल पावर प्लांट जो होते हैं उनसे बड़ी मात्रा में जो गैस निकलती है वह है कार्बन डाइऑक्साइड। फिर है डैश संसाधन वे हैं जो निष्कर्षण और उपयोग से समाप्त हो जाते हैं। गैर नवीकरण जो संसाधन होते हैं, जैसे कोयले का आपने उपयोग किया तो वो फिर से नवीकरण नहीं होगा, राख बन जाएगी उसकी, तो जो समाप्त हो जाते हैं। लेकिन सूर्य क्या है, नवीकरणीय संसाधन है। सौर ऊर्जा डैश सेल की सहायता से बिजली में परिवर्तित होती है। फोटोवोल्टिक सेल जो होते हैं उनसे सौर ऊर्जा को हम बिजली में परिवर्तित कर सकते हैं। तो याद की ट्रिक क्या है कि सूरज की रोशनी में हम फ़ोटो खींचते हैं ना, तो फोटोवोल्टिक सेल ऐसे याद कर लीजिए। ग्राम स्तर के अस्पतालों को डैश के रूप में जाना जाता है, PHC के रूप में जाना जाता है। डैश ऊर्जा के स्रोत प्रकृति जंगल में पाए जाते हैं। गैर वाणिज्यिक ऊर्जा के जो स्रोत होते हैं, जैसे कि जंगल में जो वृक्ष होते हैं उनकी पत्तियां गिर जाती हैं तो उनसे भी हम ऊर्जा बना सकते हैं, तो वो क्या है, गैर वाणिज्यिक ऊर्जा। वाणिज्यिक क्यों नहीं है कि वो हम प्रायः उसका वाणिज्यिक रूप से उपयोग नहीं होता। सत्य है बिजली की मांग में वृद्धि दर हमेशा GDP विकास दर से कम होती है। यह गलत है क्योंकि यह GDP विकास दर से अधिक होती है। मतलब यदि मान लीजिए विकास होगा, यानी उस विकास ज़्यादा होने का मतलब क्या है, ज़्यादा उद्योगों की स्थापना होगी। ज़्यादा उद्योगों की स्थापना होगी तो ज़्यादा बिजली की आवश्यकता होगी, जबकि इसमें कम लिखा है, इसलिए यह असत्य है। माध्यमिक क्षेत्र में अस्पतालों में उन्नत स्तर के उपकरण और दवाइयाँ हैं। यह कथन गलत है क्योंकि
उन्नत स्तर के जो उपकरण और दवाइयाँ होती हैं वो उच्च स्तर के अस्पतालों में होती हैं, ना कि माध्यमिक स्तर के। पिछले 6 दशकों में भारत में ढांचागत विकास एक समान नहीं रहा है। यह कथन सही है, क्योंकि ढांचागत विकास मतलब सड़क, पुल आदि मुंबई, महाराष्ट्र, दिल्ली जैसे महानगरों में तो बनाए गए, ग्रामीण क्षेत्र में नहीं बनाए गए, जबकि समान नहीं रहा है लिखा है, इसलिए यह कथन क्या है, सही है। कहीं तो ज़्यादा विकास है, कहीं कम विकास है, तो इसका मतलब क्या है, समान नहीं। विश्व के कुल लौह अयस्क भंडार लगभग 20% अकेले भारत में हैं, यह कथन सही है। सतत विकास पर्यावरण के संरक्षण का पर्याय है, यह भी सही है, क्योंकि सतत विकास में हम ये सोचते हैं कि जैसे मान लीजिए कि सोने की खदान है, तो हम भी सोना निकाल लें और भविष्य की पीढ़ी के लिए भी रखें। वृक्ष यदि हम कहीं से काट रहे हैं किसी कारण से, तो दूसरी जगह जाके वृक्ष लगा दें, तो इससे क्या होता है, पर्यावरण संरक्षण होता है, और यही सतत विकास है। सिंचाई प्रणाली की अनुचित योजना और प्रबंध भूमि निम्नीकरण के लिए जिम्मेदार कारकों में से एक है। तो ये सही है कि यदि सिंचाई की अनुचित योजना यानी सही योजना न बनाई जाए, तो जो सिंचाई के लिए नहरों वगैरह बनाई जाती हैं या सिंचाई के पानी यदि उपजाऊ भूमि से निकलता है, तो भूमि क्या होती है, उसकी ऊपरी परत भी उखड़ जाती है। तो यह कथन क्या है, सही है। जोड़ियाँ बनाइए। भारत में दक्खन का पठार जो है उसे सी से मिलाना है। सी का अर्थ है कि दक्खन का पठार जो है उसमें काली मिट्टी पाई जाती है। फिर है भारत गंगा मैदान। भारत के गंगा मैदान को हमें एफ से मिलाना है, यानी सघन खेती और घनी आबादी। गंगा के मैदान जो हैं, जैसे उत्तर प्रदेश आदि में सघन खेती होती है और घनी आबादी। अक्षय संसाधन को हमें ई से मिलाना है। अक्षय संसाधन जो हैं, पेड़, मछली, पानी जो हैं कभी ख़त्म नहीं होते, अक्षय हैं। पानी जो है वो कभी ख़त्म नहीं होगा, अक्षय संसाधन है। गैर नवीकरण संसाधन, इसको हमें बी से मिलाना है, यानी पेट्रोल, कोयला, लौह अयस्क आदि। ये जो हैं गैर नवीकरण संसाधन है, यदि कोयला आपने प्रयोग किया तो वो फिर से नवीकरण फिर से उत्पन्न नहीं होगा, वह कोयला तो ख़त्म हो गया, नया स्रोत खोजेंगे तभी मिलेगा। पर्यावरण संकट के कारण है, इसका आंसर है डी। बढ़ते शहरीकरण के कारण हम क्या करते हैं, जंगलों को काटते जा रहे हैं, तो पर्यावरण को संकट उत्पन्न हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है, ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है समुद्र के जल स्तर में वृद्धि। चूँकि ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है कि पृथ्वी का जो तापमान है वो बढ़ता जाता है, तापमान बढ़ने के कारण समुद्र का जल स्तर क्या होता है, बढ़ने लगता है। अगला है, एक शब्द में उत्तर दीजिए। मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? मृदा अपरदन का मुख्य कारण है वनों की कटाई, यानी भूमि की जो ऊपरी उपजाऊ परत बह जाती है, वो किस लिए, क्योंकि पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो क्या करती हैं, भूमि को पकड़ कर रखती हैं, लेकिन हम पेड़ों को काटते जा रहे हैं, तो मृदा का अपरदन हो रहा, उपजाऊ परत हट रही है। CPCB द्वारा कितनी औद्योगिक श्रेणी की पहचान महत्वपूर्ण प्रदूषण के रूप में की गई है? 17 को कैसे याद करोगे, खतरा प्रदूषण से हमें क्या होता है, खतरा। ये ट्रिक है, लॉजिकल नहीं है। ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत है, कोयला जो है उद्योगों में, फैक्ट्री में अभी भी प्रयोग में आता है, तो ये क्या है, वाणिज्यिक स्रोत। कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार खाना पकाने के लिए जैव ईंधन यानी कंडे आदि का प्रयोग करते हैं? 90% ग्रामीण परिवार। कौन सा देश अपने घरेलू उत्पाद का लगभग 50% बुनियादी ढांचे में निवेश करता है? चीन GDP का 50% सड़क, पुल आदि, बिजली, परिवहन, संचार की व्यवस्था करने में व्यय करता है। 1953-54 में कौन सा क्षेत्र वाणिज्यिक ऊर्जा का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? परिवहन जो है वह वाणिज्यिक ऊर्जा जैसे पेट्रोल आदि का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। पर्यावरण के जैविक और अजैविक तत्वों में अंतर स्पष्ट कीजिए। जैविक जैसे हम जीव हैं,
क्योंकि हम जो हैं बढ़ते हैं, विकास होता है धीरे धीरे और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। अजैविक जिसमें जान नहीं होती है, जैसे मतलब टेबल, चेयर, मशीनें, ये क्या है? अजैविक तत्व। तो जैविक तत्व क्या होते हैं? ये पारिस्थितिक तंत्र के जीवित जीव होते हैं और ये पारिस्थितिक तंत्र के अजैविक तत्व होते हैं, मतलब जो जीवित नहीं होते। इसमें जीवित जीव कौन होते हैं? मनुष्य, पशु, पक्षी, कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। अजीवित कौन है? प्रकाश, पानी, मिट्टी, गैस आदि। जैविक तत्व जो होते हैं वो अजैविक तत्वों पर निर्भर करते हैं और अजैविक तत्व जैविक तत्वों पर निर्भर करते हैं। आपने ये सीखा कि जैविक तत्व जीवित होते हैं और अजैविक तत्व अजीवित तत्वों को कहते हैं। सौर ऊर्जा के उपयोग या लाभ बताइए। बाहरी ऊर्जा की खपत नहीं। यदि हम सौर ऊर्जा का उपयोग करने लगें तो वो जो हम बिजली का प्रयोग करते हैं, पेट्रोल का प्रयोग करते हैं, वे सब बंद हो जाएंगे। सौर ऊर्जा से गाड़ियाँ भी चल सकती हैं, हमारे घर में खाना भी पकाया जा सकता है सौर ऊर्जा की सहायता से। परिचालन लागत कम। सौर ऊर्जा बनाने की लागत भी कम होती है। आसान और विश्वसनीय होता है उसका उपयोग। पर्यावरण के अनुकूल है। सौर ऊर्जा के उपयोग से पर्यावरण को कोई हानि नहीं होती। आर्थिक रूप से लाभकारी है, हमें खर्च भी कम करना पड़ता है। पर्याप्त उत्पादकता, इसका कितना भी उत्पादन किया जा सकता है। स्थापना और स्थानांतरण, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान इसको ले जाना भी आसान होता है क्योंकि सौर ऊर्जा सभी स्थानों पर पाई जाती है। आज भारत में कुछ प्राथमिकता वाले पर्यावरणीय मुद्दों की सूची। पर्यावरण के क्या मुद्दे हैं? जैसे एक मुद्दा है भूमि अपक्रमण, यानी जल से, पवन से भूमि की जो उपजाऊ मिट्टी है वो उड़ जाती है। दूसरा, जैव विविधता की हानि। हम जिस तरह से पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं तो जो विशेष प्रकार की प्रजातियां हमारे देश में पाई जाती थी वो धीरे धीरे नष्ट हो रही। कछुआ प्रायः कभी बहुत मुश्किल से देखने मिलता है। शहरों में वाहनों के प्रदूषण के विशेष संदर्भ में वायु प्रदूषण भी एक समस्या है। मीठे पानी तो है लेकिन मीठा पीने योग्य पानी बहुत कम है। और ठोस अपशिष्ट जो है उसका प्रबंध करना, यानी जो है सीवेज आदि लाइन बना के उनका प्रबंध करना भी एक समस्या बनी हुई है कि कैसे प्रबंध किया जाए। पर्यावरण क्षति, यानी पर्यावरण जो है धीरे धीरे उसको हानि हो रही है, सतत विकास नहीं हो पा रहा। यानी जो पहले से हमें जैसे सोने की खदान है या जो पेट्रोल की खदान है, यदि हम उसमें से पेट्रोल निकालते हैं तो हमें नई खदान बना देना चाहिए जिससे भावी पीढ़ी का काम चले। लेकिन हम जो प्रकृति ने दिया उसका प्रयोग तो कर रहे हैं लेकिन भावी पीढ़ी के लिए वो बचा कर नहीं रख पा रहे हैं। फिर है ग्लोबल वार्मिंग, यानी जो पृथ्वी है, पृथ्वी का तापमान जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और पृथ्वी के तापमान के बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग हो रही। ओजोन रिक्तीकरण, ओजोन परत का धीरे धीरे क्या हो रहा है? क्षय हो रहा है। फिर ओजोन परत के क्षय से नुकसान भी होता है। ऊर्जा खपत और आर्थिक विकास की दर कैसे जुड़ी हुई हैं? ऊर्जा की खपत और आर्थिक विकास, मतलब पूछा गया है कि यदि किसी देश में ऊर्जा का ज़्यादा प्रयोग किया जाए तो क्या वो यहाँ माना जाएगा कि उसमें आर्थिक विकास अधिक हो रहा है? ऊर्जा की खपत और आर्थिक विकास की दरें परस्पर संबंधित है। जैसे जैसे ऊर्जा की खपत में वृद्धि होती है वैसे वैसे आर्थिक विकास की दर में भी वृद्धि होती है। यह उद्योगों के लिए अनिवार्य है। ऊर्जा के बिना उद्योग नहीं चल सकते हैं। उद्योगों में मशीन उपकरणों का संचालन ऊर्जा के द्वारा ही होता है। मतलब पहला पॉइंट हो गया कि उद्योगों में ऊर्जा का क्या उपयोग होता है। ऊर्जा का उपयोग कृषि में भी होता है, जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, कल्टीवेटर, थ्रेशर आदि ऊर्जा से ही चलते हैं। घरों में भी हम ऊर्जा का उपयोग करते हैं, फ्रिज, कूलर, मिक्सी आदि ऊर्जा से चलते हैं। तो इस प्रकार ऊर्जा जो है बहुत उपयोगी है और जैसे जैसे ऊर्जा का खपत बढ़ती है वैसे वैसे आर्थिक विकास में भी वृद्धि होती है। भारत में स्वास्थ्य की देखभाल शहरी, ग्रामीण और अमीर गरीब विभाजन से पीड़ित है। कैसे? मतलब स्वास्थ्य सेवाएं शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग हैं। शहरों में ज़्यादा हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में कम। अमीरों के पास ज़्यादा हैं और गरीबों के पास कम। इसको एक्सप्लेन करना है। भारत में स्वास्थ्य का बुनियादी ढांचा अमीरों के पक्ष में, यानी अमीरों को स्वास्थ्य सेवाएं ज़्यादा मिलती क्योंकि वो शहरी क्षेत्रों में रहते हैं तो शहरी क्षेत्रों के भी पक्ष में हैं।
भारत की 70% आबादी कहाँ रहती है? गांव में रहती है। लेकिन गांव में अस्पताल कितने हैं? हमारे देश के केवल 20% अस्पताल जो हैं गांव में हैं। यानी 70% आबादी के लिए केवल 20% अस्पताल। औषधालयों की संख्या भी लगभग आधे औषधालय जो हैं वो गांव में हैं। यानी गांव में जनता तो ज़्यादा रहती है लेकिन स्वास्थ्य सुविधाएं कम हैं। इसके बाद अमीर गरीब का हम देखें तो अमीर अपनी आय का केवल 2% स्वास्थ्य पर खर्च करते हैं, मतलब वो बीमार कम पड़ते हैं, जबकि गरीब आय का 12% स्वास्थ्य पर खर्च करना पड़ता है, क्योंकि वे अच्छा खाना मतलब पोषण और स्वास्थ्य उन्हें अच्छे से पोषक पदार्थ खाने नहीं मिलते तो वो बीमार ज़्यादा होते हैं। गरीब बीमार पड़ते हैं तो उन्हें ज़मीनें बेचनी पड़ती हैं, और यदि सरकारी अस्पताल में अच्छी सुविधा ना मिले तो उन्हें निजी अस्पताल में जाना पड़ता है, जिससे कि वो कर्ज के जो जाल होता है उसमें फंस जाते हैं। तो ओवरऑल आपको क्या बताना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं कम हैं और शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा हैं। अमीरों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं अधिक हैं और गरीबों के लिए कम। एक एक उदाहरण याद कर लेना कि ग्रामीण क्षेत्रों में औषधालय की संख्या आधी है, जबकि 70% जनसंख्या गांव में रहती है। एक ये याद कर लेना, अमीरों का आय का 2% से स्वास्थ्य पर खर्च करते हैं और गरीब 12% खर्च करते हैं। ऊर्जा के प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों की स्रोतों की व्याख्या करें। प्राथमिक स्रोत जो प्रकृति में उपलब्ध हैं हम वैसे ही उनका प्रयोग करते हैं, जैसे कोयला जैसा मिलता है, कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, हम इनका उपयोग कर लेते हैं। उच्च स्तर पर पानी, सौर विकिरण, समुद्र की लहरें, महासागर, इतने सारे उदाहरण में से जो आपको याद रहें 2-4 आपको याद करना है। द्वितीयक स्रोत जिनका हम सीधे प्रकृति से नहीं लेते बल्कि रूपांतरित करके उनका उपयोग करते हैं, जैसे गैसोलीन